साइका जब आई तो उसके हाथ में साइफन लगी एमोनिया की बोतल थी। उसने खुद ही मेरे चेहरे पर साइफन से फुहारे मारी और मेरे चेहरे के तनाव में कमी होने लगी। उसने अच्छी तरह मेरा चेहरा एमोनिया में भिगोने के बाद बोतल एक समत रख दी और मुतजस्सिस निगाहों से मुझे देखने लगी। प्लास्टिक के टुकड़े मेरे चेहरे से उखड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरा मेकअप साफ हो चुका था और असल चेहरा नुमाया हो गया था। वो मुस्तरिबाना अंदाज में मुझ पर झुकाई थी। फिर उसने अजीब से लहजे में कहा, ये तुम्हारा असल चेहरा है। मैंने जवाब दिया, हाँ। बोली, लेकिन तुम यूरोपियन बाशिंदे तो नहीं मालूम होते, जबकि अंग्रेजी तुम बिल्कुल यूरोपियन के अंदाज में बोलते हो, बल्कि तुम्हारे लहजे में अमेरिकन स्टाइल ज्यादा है। मैंने कहा, हाँ, मैं एशिया का रहने वाला हूँ। उसने अजीब से अंदाज में होंठ चबाते हुए कहा, गुड लॉर्ड, वाकई तुम एशियाई ही हो। मैंने कहा, क्यों? एशियाई बाशिंदों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बोली, दूसरों की बातें छोड़ो, सिर्फ अपनी बात करो। अगर एशिया से ताल्लुक है तो ये बताओ कि कौन से मुल्क के बाशिंदे हो? हिंदुस्तानी? मैंने कहा, नहीं, पाकिस्तानी। उसने आहिस्ता से कहा, ओह, मुसलमान। मैंने जवाब में कहा, हाँ। बोली, फिर ये बताओ अरबों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। मैंने किसी कदर तुर्श लहजे में पूछा, मकसद क्या है तुम्हारा? बोली, फलस्तीन खास तौर से मेरा मौजू है। फलस्तीनियों के मौक़िफ़ और उनकी जिद्दोजहद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, एक बार जब तुम मुझे इसराइली रेस्टोरेंट में ले गई थी तो उनके बारे में तुमने मेरी राय सुन ली थी। वो बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुराने लगी। बोली, हाँ, इस वक्त भी मेरे जहन में तुम्हारे वो अल्फाज मौजूद हैं और शायद तुम्हें याद हो कि तुम्हारी राय पर मैंने चौंक कर तुम्हें देखा था। मैंने कहा, हाँ, इसकी वजह यह हो सकती है कि तुम भी दूसरे मगरबी बाशिंदों की तरह फलस्तीनियों से इख्तिलाफ रखती हो, वरना किसी इसराइली रेस्टोरेंट से तुम्हारी दिलचस्पी की वजह क्या हो सकती है? साइका ने कहा, मौक़िफ़ कुछ भी हो इंसान का, उसके लिए कुछ दलाइल भी होते हैं उसके पास। मैंने कहा, खैर, मैं तुमसे इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता, कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय तलखियों के। बोली, मैं तुम्हारी बरहमी देखना चाहती हूँ। एक शरीर मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। मैंने तुंद लहजे में कहा, मैं कोई सर्कस का मस्खरा नहीं हूँ जो तुम मेरी कैफियत पर हंसने की ख्वाहिशमंद हो। उसने मेरी बात का बुरा माने बगैर शरारत आमेज लहजे में कहा, नाम भी बता दो ना, अब तो कौमियत भी मालूम हो गई है। मैंने कहा, अली, तुम मुझे अली के नाम से पुकार सकती हो। उसने कहा, देखा कितनी चालाक हूं मैं, और कहकहा लगाकर हंस पड़ी। फिर अपनी जगह से उठी और मेरे करीब पहुंच गई। मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए बोली, अली पाकिस्तानी। मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया, हाँ, फख्र के साथ पाकिस्तानी। बोली, अली, एक बात मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले ये दरख्वास्त जरूर करूंगी कि जो कुछ मैं कहूँ उस पर यकीन कर लेना। मेरे इस वक्त के अल्फाज में कोई खोट नहीं है। मैं तहे दिल से फ़लस्तीनियों के मकासद की हमनवा हूँ। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि इसराइल का क़याम इंतहाई नाजायज़ इक़दाम था, जिसके लिए दुनिया की 3 हुकूमतों ने इंतहाई शर्मनाक कार्रवाई की और इसराइल को वजूद में लाने का बायस बनी। किसी का घर छीन कर दूसरों को देना अच्छी बात तो नहीं, और ये बुरी बात मेरे हम कौमों ने की है। मैं इसके लिए सख्त शर्मिंदा हूँ। अली, यकीन करो इस बात पर कि अपने तौर पर मैं फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करती रहती हूँ, और अब मैं तुम्हें ये बताने में कोई झिझक महसूस नहीं करती कि वो इसराइली रेस्तरां एक ख़ास मकसद के तहत मेरा ठिकाना बना है। मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ और कुछ काम कर रही हूँ। ये तमाम बातें तुम्हें खुश करने के लिए नहीं हैं अली, इसलिए नहीं है कि तुम मेरे चचा के मोहसिन हो या मेरी पसंदीदा शख्सियत हो। ये सिर्फ वो हकीकतें हैं जो मेरे दिल में जागुज़ी हैं और मैं अपनी ज़ात को सच्चाइयों के लिए वक्फ कर चुकी हूँ। मैंने एक फोर्स भी बनाई है। मेरे साथ मेरे हमनवा नौजवान हैं और मेरे प्रोग्रामों पर अमल करते हैं। ये तमाम मामलात अंकल चक लॉरिस के इल्म में नहीं हैं। अंकल नहीं जानते कि दरपर्दा मेरे मशागिल क्या हैं। वो बस मुझे एक खिलंडरी सी लड़की समझते हैं जिसकी ज़िंदगी का मकसद तफरी है, सिर्फ तफरी। लेकिन ऐसा नहीं है अली। मैंने जिन लोगों को अपना हमनवा बनाया है वो बेहतरीन और मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हैं। उनकी तादाद 60 के करीब है और हम लोग बहुत से मामलात में मकामी तौर पर कई कारनामे अंजाम दे चुके हैं। इनकी तफसीलात मैं अखबारात की कटिंग के जरिए तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता दिया कि तुम भी हमनवा निकले हो। तुम्हें मैंने उसी वक्त निगाह में रख लिया था जब इसराइली रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए तुमने फ़लस्तीनियों की ग़िज़ा पर उनके कब्ज़े के बारे में गुफ्तगू की थी। मैंने दिल में सोचा था अली कि अब खुसूसन लकी रॉटर से मुलाकात करना पड़ेगी, क्योंकि हमें मुसलसल ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो हमारे मकासद के हामी हों। हम अपने इस गिरोह को अजीम तर बना लेना चाहते हैं। मैं फटी फटी आंखों से उस हसीन लड़की को देख रहा था।
और एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा था कि पहली मुलाकात में मुझे जो दिलकशी उसमें महसूस हुई थी वो किसी अंदरूनी जज्बे के तहत ही थी, यानी वो जज्बा जो मकासद को यकजा करता है और जिसकी बुनियाद पर दिलों में मोहब्बतें पैदा होती हैं। ख्यालात मेरे जहन में रक्सां थे, लेकिन अब इतना जज्बाती भी नहीं था कि बेख्तियार हो जाता। बस खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। वो बोली, मिस्टर अली, इत्तेफाकात ही कहानियां बनते हैं। मैं इस ख्याल की कायल हूँ, लकी रॉटर से मेरी गहरी दोस्ती नहीं है, बस शिनासाई समझ लो। उसके साथ तुमसे मुलाकात हुई और तुम्हारे अल्फाज एक तासुर छोड़ गए। उससे मैं दोबारा सिर्फ तुम्हारे लिए मिलती क्योंकि मैं इन अल्फाज की हकीकत जानना चाहती थी। अब देखो, इत्तेफाक से तुम मिल गए और मोहब्बत के एक तासुर के साथ मिले। क्या हम इस इत्तेफाक को मुस्तकबिल की एक कहानी नहीं समझ सकते? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ वजाहत हो सकेगी इन मारूजात की? उसने कहा, ब्लैक रोज के कातिलों ने तुम्हारी खिदमात हासिल की थी, तुम्हें स्मगल करके हॉलैंड लाया गया। हरचंद के वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, लेकिन उन्होंने एक जियाले को ही हासिल किया था जो किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है। और फिर वो शख्स एक ऐसे खतरनाक आदमी को बआसानी खत्म कर सकता है जो अचानक ही पिस्तौल के साथ उस पर हमला आवर हुआ हो। गोया जंगो जदल का तुम्हें खूब तजुर्बा है। मुस्लिम हो और एक पुरवकार मुल्क के बाशिंदे हो जो खास तौर से फलस्तीन से हमदर्दी रखता है। दिल में जज्बात हो और बदन में लहू गर्म हो तो क्या किसी मकसद के हुसूल के लिए कुछ और भी दरकार होता है? क्या तुम मुस्तकबिल की कहानी नहीं हो? क्या तुम उनमें से नहीं हो सकते जो फलस्तीन को आज़ादी दिलाने वाले होंगे? मेरे दिल में जज्बात का तूफान मौजूद था, लेकिन मैंने उसके आगे बंद बांध रखे थे। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे मेरी साफ गोई के लिए माफ कर सकती हो साइका? उसने ताज्जुब से कहा, मैं नहीं समझी। मैंने कहा, मगरिब के सर फिरे अपनी जिंदगी की यकसानियत से उकता कर मुख्तलिफ खेल खेलते रहते हैं। कहीं वो दुनिया के रस्म और रिवाज को ठुकरा कर चीथड़े लटकाए आवारागर्दी करने निकल खड़े होते हैं। नशावर अद्वियात के सहारे जहनी और कल्बी सुकून की तलाश में निकल पड़ते हैं, तो कहीं दहशतगर्दी करके अपनी हैवानी जिबिल्लत को सुकून बख्शते हैं। तुम भी वैसे ही एक मुल्क की बाशिंदा हो। तुम्हारी ये टोली ऐसे ही तफरी पसंदों पर मुश्तमिल तो नहीं है। बोली, बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन तुम कह सकते हो क्योंकि तुम्हें फलस्तीनियों का हम मजहब होने की बरतरी हासिल है। मैंने कहा, मैंने तुमसे पहले ही माफ़ी चाही थी। बोली, नहीं अली, हम उनमें से नहीं हैं। जो लोग मेरे साथी हैं उनमें 6 मुसलमान भी हैं, शामी बाशिंदे। उनमें से 4 वो हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में इसराइली खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मैंने उन लोगों की जिंदगी बचाई थी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया था। बाकी 2 बाद में शाम से आए थे। हम अपने तौर पर कई काम कर चुके हैं। ब्लैक सितंबर के कुछ अरकान भी हमसे बैरूनी ताउन रखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में कुछ साहिब हैसियत लोग जो गैर मुस्लिम हैं लेकिन इंसानी रिश्तों की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों के हामी हैं, अपने कामों में हमारा ताउन हासिल करते हैं। शर्त यही होती है कि उनका काम फ़लस्तीनियों के मफाद में हो। मैं तुम्हें इस सिलसिले में तहरीरी सबूत पेश करूंगी अली। मैंने गुलगीर लहजे में कहा, मुझे एतबार आ गया साइका। इस बेहैसियत और मामूली से इंसान को तुम्हारी इस तंजीम में शमूलियत इख्तियार करके जो इज्जत हासिल होगी वो इसका अहल नहीं है। उसने खुशी के आलम में पूछा, गोया तुम अली तुम? मैंने कहा, हाँ साइका, तुम्हारे अहकामात की तामील करके मुझे मुसरत होगी। वो बोली, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें तंजीम के तमाम अरकान से मिलाऊंगी, सब तुमसे मिलकर खुश होंगे। अब तुम हमारे साथी हो। मैंने पूछा, इस इमारत में यानी पॉइंट नंबर 10 में जो लोग हैं? वो बोली, नहीं, ये सिर्फ अंकल के आदमी हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 6 से साहिल तक हमारी निगरानी की थी वो मेरे अपने आदमी थे। मैंने कहा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प साइका। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे। उसने मसरूर लहजे में कहा, जरूर पूछो। मैंने कहा, मिस्टर चक लॉरिस एक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और उनके खिलाफ कई पार्टियां सरगर्म अमल हैं। अपने उन साथियों की मदद से तुमने उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया और उन्हें इस तरह बेजारो मददगार क्यों छोड़ दिया? वो बोली, इसकी वजह दर हकीकत ये है कि अंकल लॉरेंस आज तक मुझे एक मासूम बच्ची समझते हैं जो सिर्फ तफरीहात में दिलचस्पी लेती है। मैं अपनी शख्सियत का ये पहलू उन्हें दिखाना भी नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि वो रास्ते में रुकावट बनेंगे। शायद तुम इस बात पर यकीन न करो कि वो इसराइली मफादात के हामी हैं। कई इसराइली सरमायादारों से उनकी दोस्ती है। इन हालात में मैं इतना तो कर सकती हूँ कि उनकी मालूमात से फ़ायदा उठाऊँ, और जैसा कि मैंने कई बार किया है, अपनी मसरूफियात उन पर जाहिर करके मैं अपने मकसद की मौत नहीं देखना चाहती। इसके अलावा ये सिर्फ कारोबारी हंगामा खेजियाँ हैं जिनसे अंकल खुद ही निमट सकते हैं।
ہاں، ان کی زندگی مجھے ضرور عزیز ہے اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ ان کے کاروباری دشمن ان کی زندگی کے در پہ ہو سکتے ہیں۔ اگر اس بات کا مجھے علم ہو تو میں ان کے دشمنوں کو اس حد تک مفلوج کر دیتی کہ وہ انکل کے مقابلے پر کھڑے نہ ہو سکتے۔ اس سلسلے میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ وہ مجھے خود کبھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ اول تو وہ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، اور اگر یقین کریں گے تو پھر ان گہرائیوں میں جانے کی کوشش کریں گے جو میری ذات سے وابستہ ہیں، اور جب اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو میرے شدید ترین مخالف بن جائیں گے۔ اس لیے میں ان کے معاملات سے خود کو دور رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، مقامی پولیس اور دیگر سرکاری ادارے تمہاری کارروائیوں میں مداخلت نہیں کرتے یا وہ ابھی تک تمہاری سرگرمیوں سے بے خبر ہیں؟ وہ بولی، ہماری سرگرمیوں کے بارے میں باقاعدہ فائلیں پولیس کے دفاتر میں کھلی ہوئی ہیں۔ ڈچ سیکرٹ سروس کے لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ریڈ پینتھر نامی ایک گروپ نے بہت سے اسرائیلی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ان فائلوں میں ہمارے کسی بھی شخص کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے وہ صرف خلا میں ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں۔ میرا مقصد اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نہ تو میں اپنی اس تنظیم کو دوسروں کے سامنے لانا چاہتی ہوں اور نہ ایسے لوگوں کو اپنا رازدار بنانے کی کوشش کرتی ہوں جو کسی بھی طور پر میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ میں صرف گردن ہلا کر رہ گیا۔ اس حقیقت سے مجھے قطعی انکار نہیں تھا کہ انسانی جذبوں کے لیے رنگ، نسل، مذہب کی تخصیص نہیں ہوتی۔ جو بھی سچائی کا متلاشی ہوتا ہے اسے راستے خود منزل تک لے جاتے ہیں۔ اگر ہالینڈ کی رہنے والی یہ لڑکی سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنوں سے بغاوت اور مظلوموں کی حمایت پر تل گئی تھی تو کوئی حیرتناک بات نہیں تھی۔ میں نے بھی بہت دنیا دیکھی تھی، سب طرح کے انسانوں سے واسطہ رہا تھا، لہٰذا اتنا کم نگاہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی کی شخصیت کو نہ پہچان سکوں۔ نوجوانی میں ان جذبوں سے سرشار یہ لڑکی میرے لیے واقعی قابل احترام تھی، خاص طور سے اس لیے کہ اس کا تعلق میرے مذہب سے نہیں تھا۔ دوسرے مذہب کی ہونے کے باوجود وہ صرف انسانیت کے ناطے فلسطینیوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ سائقہ نے پوچھا، تم مطمئن ہو اس بات سے علی؟ میں نے کہا، میں پہلے بھی مطمئن تھا سائقہ، میں نے یہ سوال صرف اس لیے کیا تھا کہ تم اپنے انکل چک لارس سے بہت محبت کرتی ہو۔ وہ بولی، ان کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے ڈیڈی چک مائلر بھی سرمایہ دار تھے، لیکن جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ وہ ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے اور ان کی بے پناہ دولت میرے قبضے میں آ گئی۔ اس دولت کا صحیح مصرف میں نے یہی دریافت کیا۔ لاکھوں ڈالر کی آمدنی ہے ہماری۔ میں اپنے مقصد کے لیے بہت کچھ خرچ کرتی رہتی ہوں اور اس کے حصول کے لیے بھی میں نے بہت سے طریقہ کار اپنا رکھے ہیں تاکہ اگر کبھی حسابات پیش کرنے کا موقع آ جائے تو مجھے مشکلات پیش نہ آئیں اور اپنا راز تشتزبام نہ کرنا پڑے۔ تاہم میں اس بات کے لیے بھی تیار ہوں علی کہ اگر کبھی یہ راز کھل جائے تو میں باقاعدہ تنظیم آزادی فلسطین میں شامل ہو جاؤں اور اس میں رہ کر اپنے مقاصد پورے کروں۔ میرے سینے میں یہی جذبے پنہاں ہیں، خدا کرے تم ان پر یقین کر لو۔ میں نے کہا، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے سائقہ، اور میں بھی تمہیں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ کاش میری زندگی تمہارے اس مقصد میں کام آ جائے، مجھے اس سے زیادہ مسرت کسی بات سے نہ ہوگی۔ اس نے پوچھا، پاکستان سے کب آئے تم علی؟ میں نے کہا، طویل عرصہ ہو گیا ہے، اتنا طویل عرصہ کہ اب اپنوں کی صورتیں بھی ذہن سے نکل چکی ہیں۔ وہ بولی، بس یوں ہی دنیا گردی کرتے رہے ہو یا کچھ اور بھی کیا ہے؟ میں نے گول مول جواب دیتے ہوئے کہا، جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس میں اب تک ناکام ہوں، ممکن ہے تمہاری مدد سے اپنے اس مقصد کو حاصل کر لوں۔ میری بات پر وہ خاموش رہی۔ تھوڑی دیر تک مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ہم دونوں ہی جذباتی ہو گئے، آؤ اب جذبات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا کا سفر کریں۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ کافی وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں سائقہ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرے معمولات بتا دو تاکہ میں تمہارے لیے الجھن نہ بن سکوں۔ اس نے کہا، سو جاؤ، صبح کو ناشتے پر ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ میں اس کے ساتھ ہی اس خوابگاہ میں آیا تھا جو میرے لیے مخصوص کر دی گئی تھی، اور سائقہ مجھے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی تھی۔ واقعات کا یہ انوکھا موڑ میرے لیے اتنا حیرتناک تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سائقہ ایک حقیقت کی صورت میں موجود تھی۔ میں اسے کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ وہ ہر طرح سے سچی تھی، ایک ایسی مخلص لڑکی جس کی جتنی بھی قدر کی جاتی کم تھا۔ پھر طائر خیال کی پرواز ایک ایسی ہستی تک پہنچ گئی جو دل میں اداسیاں بھر دیتی تھی اور میرے سینے سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ تہذیب کے چہرے کو میں اپنی نگاہوں سے اوجھل کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ ذہن کو آزاد کر کے سونے کی کوشش کروں۔ اس کوشش میں تھوڑی دیر کے بعد مجھے کامیابی نصیب ہو گئی۔ دوسری صبح خاصی دیر سے جاگا تھا، غسل کیا، غسل خانے میں اپنے لیے ایک نیا لباس ٹنگا ہوا دیکھا جسے پہنا تو میرے جسم پر بالکل فٹ تھا۔ پھر ایک دبلے پتلے بٹلر نما آدمی نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی اور میں ناشتے کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں سائقہ میری منتظر تھی۔
मुझे उस नए लिबास में देखकर उसने मसरूर अंदाज में पलकें झपकाईं और कहने लगी, मैंने ये लिबास सुबह ही सुबह तुम्हारे लिए मंगवाया था। बिल्कुल फिक्र न करो, तमाम जिम्मेदारियां अब मेरे ऊपर हैं। हर तरह की आसाइश मुहैया कर दूंगी तुम्हारे लिए। मैंने कहा, अरे वाह, तुमने ये क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हारी दी हुई आसाइशों को कबूल कर लूंगा? उसने गुस्सीले अंदाज में पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, मोहतरमा, आपको इल्म हो चुका है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और कोई भी पाकिस्तानी किसी लड़की की इमदाद कबूल नहीं करता। मैं अपने तौर पर सब कुछ कर लूंगा, आपको मुतमईन रहना चाहिए। वो बोली, जनाब आली, आप ये बात भूल गए हैं कि मैं सिर्फ लड़की नहीं, आपकी चीफ भी हूँ, समझे? आप अब रेड पैंथर्स के एक रुकन हैं। उसने कहा और मैं हंसने लगा। फिर हम दोनों नाश्ते में मसरूफ हो गए। मेरी निगाहें इस दौरान कई बार उसकी तरफ उठी थीं और हर बार मुझे उसकी शख्सियत में एक नयापन महसूस हुआ था। लकी रोटर के साथ मिली थी तो इसके अलावा कोई तासुर नहीं था कि वो एक खूबसूरत लड़की है। भूल कर भी नहीं सोच सकता था कि इस मासूम से वजूद में इतने अजीम जज्बे पोशीदा होंगे। मैंने कहा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ चीफ। साइका मुस्कुराने लगी। बोली, चीफ, मैं सिर्फ उस वक्त हूँ जब तुम पर डिसिप्लिन का भूत सवार हो। आम हालात में मैं साइका हूँ। मैंने पूछा, उस इस्राएली रेस्तरां में आप उमूमन जाती हैं? बोली, हाँ अली, मैंने ऐसी बहुत सी जगहें मुंतखब कर रखी हैं जहाँ से मुझे इस्राएली अज़ाइम के बारे में मालूमात हासिल होती रहती हैं। उन जगहों पर तरह तरह के लोग आते हैं, आपस में तबादला ख्याल करते हैं और मैं उनसे फ़ायदा उठाती हूँ। तकरीबन 6 माह कबल मैंने यहीं से एक इस्राएली वफ्द के बारे में मालूमात हासिल की थी जो कारोबारी दौरे पर आया था। तुमने शायद अखबारात में पढ़ा हो कि रेड पैंथर्स ने वफ्द के अमरीकी सरबराह को अगवा कर लिया था और उसके इवज़ डच हुकूमत को 4 अरब बाशिंदे रिहा करने पड़े थे। उन अरब बाशिंदों को दमिश्क भिजवाया गया था। मैंने ताज्जुब से कहा, ये तुमने किया था? बोली, हाँ, मैं तुम्हें अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड जरूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। उसी वक्त एक मुलाजिम ने लॉर्ड की आमद की इत्तला दी और हम दोनों अपनी जगह से उठ गए। लॉर्ड चक लॉरिस मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। बोले, हेलो जवान लोगो, यकीनन तुम खुश हो गए। मिस्टर स्नोडन, आपको मेरी इस सरफिरी बेटी से कोई शिकायत तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया। वो बोला, मैं खैरियत मालूम करने आ गया था। ब्लैक रोज की हालत खराब है। मैंने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ज़हनी जंग में वो मुझसे किस तरह जीत सकते हैं? बात ओछे हथकंडों की आ गई तो फिर जवाब भी वैसा ही है, क्या समझे आप? मैंने सआदतमंदी से कहा, जी। वो बोला, अब स्मगलरों का एक गिरोह पकड़ा जाएगा जिसका ताल्लुक ब्लैक रोज से होगा। तमाम अखबारात होशियार हैं। चंद लम्हों में कार्रवाई हो जाएगी और बात छुपाए न छुप सकेगी। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिब्यूनल फैसला करेगा कि ऐसे लोगों की नामजदगी बरकरार रखी जाए या न रखी जाए। स्नोडन प्यारे, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई है बल्कि मेरे एक अहम दुश्मन को तबाह करने में मेरी मदद भी की है। मुकाबला सिर्फ गैरोज से रह जाएगा जो मेरे सामने टिक नहीं सकते। मैंने कहा, मुझे खुशी है लॉर्ड। वो बोला, मैं चलता हूँ और साइका, तुमसे दोबारा कहना बेकार है। साइका ने फौरन कहा, बिल्कुल बेकार है अंकल, जो कुछ करना होता है मैं पहली बार में ही कर लेती हूँ। चक लॉरिस ने उठते हुए कहा, ओके फ्रेंड्स, और फिर हम दोनों से हाथ मिलाकर बाहर निकल आया। साइका मुस्कुराने लगी। बोली, अंकल भी खूब इंसान हैं, कारोबार की दुनिया में खोए हुए, बाकी कायनात इनके लिए बेमकसद है। मैंने पूछा, इन्होंने शादी क्यों नहीं की? साइका अजीब से अंदाज में हंस पड़ी। बोली, खुदा जाने। फिर संजीदा होकर बोली, मेरे साथ काफी लोग हैं अली, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपूंगी। मैंने कहा, जरूर, मुझे खुशी होगी। वो बोली, अब हम एम्स्टरडैम की सैर करेंगे। जिंदगी लगे बंधे उसूलों पर चलती रहे तो बेमजा हो जाती है। अगर ऐशो आराम की इस जिंदगी को छोड़कर एक आम इंसान की हैयत इख्तियार कर ली जाए तो लुत्फ नहीं आएगा। मैंने कहा, यकीनन। बोली, तो फिर हम रूप बदल लेते हैं, खूब सयाहत करेंगे, जिंदगी की ये तब्दीली मजा दे जाएगी। मैंने न जाने कितने तवील अरसे से जिंदगी की किसी दिलचस्पी में हिस्सा नहीं लिया। दर हकीकत अगर कोई मकसद सामने आ जाए तो फिर दूसरे काम बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी में अगर तब्दीली ना हो तो फिर वो बोरियत का शिकार हो जाता है। मैं बोरियत का शिकार तो नहीं हूँ, लेकिन दिल चाह रहा है कि जिंदगी के चंद रोज कुछ तब्दीलियों की नजर कर दिए जाएं। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है साइका, लेकिन एक बात से आगाह करना जरूरी समझता हूँ। बोली, हाँ हाँ कहो। मैंने कहा, उन लोगों ने, मेरा मतलब है ब्लैक रोज के आदमियों ने मुझे जॉन स्नोडन की हैसियत से वसूल किया था, लेकिन उस वक्त भी मैं अपनी इसी असल शक्ल में था। अगर उनके हाथ लग गया तो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, एडवेंचर रहेगा, क्या हर्ज है, जिंदगी इसी का नाम है अली। मैंने कहा, ठीक है।
उस मूडी लड़की के साथ मैं कुछ दिन वाकई पुरसुकून और आम डगर से हटकर गुजारना चाहता था। हमने आम किस्म के लिबासों का इंतजाम किया और उसके बाद आम किस्म के लोगों की हैसियत से हॉलैंड की सड़कों पर निकल आए। एम्स्टर्डम के एक पुरसुकून इलाके में वाक़ होटल कॉक के एक कमरे में हमने अपने लिए रिहाइश इख्तियार की थी। होटल कॉक के तर्ज तामीर से जाहिर था कि चंद 100 बरस बेशतर ये इमारत किसी डच सौदागर का शाहाना घर होगी। ढलवान छतें, शीशे की कद आदम खिड़कियां और दबीज चौबी दरवाजे जिन पर लोहे की भारी जंजीरें लटक रही थीं। डेस्क पर अपना जाली नाम और पता दर्ज करने के बाद हम दोनों अपने कमरे में आ गए। शाम के खाने के लिए हॉल में पहुंचे थे। हॉल के एक कोने में चंद नौखेज लड़के और लड़कियां ज्यूक बॉक्स पर बजने वाली तेज मौसीकी पर धमाधम नाच रहे थे। मौसम अब्र आलूद था और किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। बाहर तो हम एम्स्टर्डम की खूबसूरत सड़कों पर आवारागर्दी करने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।